की गाना बजाने वाले छात्रों ने जापानी विरोधी आक्रमण युद्ध गीत सुनाए, जिन्होंने पार्टी का अनुसरण किया और नायकों और शहीदों की भावना को लेकर चीनी आधुनिकीकरण को बढ़ाने के लिए युवा पीढ़ी के संकल्प को व्यक्त किया। इसके बाद विभिन्न जगतों के प्रतिनिधियों ने जापानी आक्रमण विरोधी युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विभिन्न जगतों के करीब 500 लोगों ने इस समारोह में भाग लिया। 8 जुलाई को सुबह चीनी प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय के समुद्री विकास रणनीति संस्थान ने दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के क्षेत्रीय दावों का ऐतिहासिक और कानूनी आलोचना शीर्षक वाली एक रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट फिलीपींस की प्रादेशिक भूमि सीमाओं के निर्माण की प्रक्रिया की समीक्षा करती है और वर्षों से प्रादेशिक भूमि विस्तार के संबंध में उसके इरादों और कार्यों का विश्लेषण करती है। रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला गया है कि फिलीपींस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानून वैधता वाली कई संधियों का उल्लंघन करते हुए हुआंगियान द्वीप और नानशा द्वीप समूह के कुछ हिस्सों तक अपनी प्रादेशिक भूमि सीमाओं का विस्तार करने का प्रयास ऐतिहासिक रूप से निराधार है। यह प्रादेशिक भूमि अधिग्रहण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी स्पष्ट उल्लंघन है और इसका कोई ऐतिहासिक या कानूनी आधार नहीं है। फिलीपींस की अवैध कार्रवाइयां न केवल अंतर्राष्ट्रीय कानून व्यवस्था को चुनौती देती हैं, बल्कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के रखरखाव के लिए भी एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करती हैं। स्थानीय समयानुसार 7 जुलाई को अमेरिकी केंद्रीय कमान ने घोषणा की कि उसने ईरान के खिलाफ एक नए दौर के हमलों को पूरा कर लिया है, जिसमें 80 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इसके जवाब में चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने 8 जुलाई को आयोजित एक नियमित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि चीन मध्य पूर्व में हो रहे नवीनतम घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रख रहा है। चीनी प्रवक्ता ने कहा कि शत्रुता को पुनः भड़काना किसी भी पक्ष के हित में नहीं है और सैन्य साधनों से मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। हम अमेरिका और ईरान से आग्रह करते हैं कि वे हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का पालन करें, संवाद और बातचीत के माध्यम से विवादों का समाधान करें और बल प्रयोग से बचें। रिपोर्ट के अनुसार 2026 का गुलिंग युआन चीन अमेरिका युवा बेसबॉल मैत्री टूर्नामेंट और खेल आदान प्रदान सप्ताह चीन में सफलतापूर्वक आयोजित हुआ, जिसमें चीन और अमेरिका की 8 युवा बेसबॉल टीमों ने आपसी समझ और मित्रता को मजबूत किया। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने 8 जुलाई को आयोजित नियमित संवाददाता सम्मेलन में संबंधित सवाल का जवाब देते हुए कहा कि चीन अधिक से अधिक अमेरिकी नागरिकों का चीन में आदान प्रदान के लिए आने, वास्तविक बहुआयामी और व्यापक चीन का प्रत्यक्ष अनुभव करने और चीन अमेरिका मित्रता के उद्देश्य के लिए खुद को समर्पित करने का स्वागत करता है। चीनी प्रवक्ता ने कहा कि हमें ये देखकर खुशी हो रही है कि एक सदी तक फैली बुलिंग की कहानी अब नई जीवंतता से जगमगा रही है और मैत्रीपूर्ण आदान प्रदान के नए अध्याय लिख रही है। हाल ही में चीन अमेरिका युवा खेल आदान प्रदान सप्ताह, फ्लाइंग टाइगर्स युवा नेतृत्व संवाद और पांडा मैक्सिंग कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किए गए। ये इस बात का पूर्ण प्रमाण है कि चीन और अमेरिका के लोग समान भावनाएं रखते हैं और मतभेदों को पूरी तरह से दूर कर एक दूसरे का सम्मान करते हुए मित्रता का निर्माण कर सकते हैं। ये इस बात की भी पूर्ण पुष्टि करता है कि चीन अमेरिका संबंधों की आशा जनता में, आधार जमीनी स्तर में, भविष्य युवाओं में और जीवंतता स्थानीय समुदायों में निहित है। संयुक्त राष्ट्र के कृत्रिम बुद्धिमत्ता शासन पर पहले वैश्विक संवाद का उद्घाटन सोमवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुआ। इसकी पहली बैठक में जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय और स्विट्जरलैंड में अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में चीन के स्थायी प्रतिनिधि च्या कुईफे की खाई को काटना विषय पर भाषण दिया। च्या ने कहा कि एआई देशों के विकास परिदृश्य और वैश्विक शासन संरचना को गहराई से बदल रही है। सभी पक्षों को समावेशिता और लाभ को अपना प्रारंभिक बिंदु, राष्ट्र को मुख्य माध्यम और क्षमता निर्माण को अपना केंद्र बिंदु बनाकर एक समावेशी, खुला, टिकाऊ, निष्पक्ष का निर्माण करना चाहिए। डिजिटल है कि देशों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता मंत्री गौरी कुमारी यादव ने नेपाल और चीन बीच को एक पक्ष का समर्थन करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। कोलकाता में चीनी महावाणिज्य दूत शिव वै ने मंगलवार को नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने चीन भारत सांस्कृतिक आदान प्रदान और शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देने पर विचारों का आदान प्रदान किया। इस अवसर पर महावाणिज्य दूत शिव वै ने कहा कि दोनों देशों के नेताओं के रणनीतिक मार्गदर्शन में चीन भारत संबंधों में निरंतर सुधार हो रहा है और सांस्कृतिक आदान प्रदान की गतिविधियां उत्साहपूर्ण रही हैं। उन्होंने कहा,
सीधी उड़ानों और लोगों के आवागमन की बहाली दोनों प्राचीन सभ्यताओं के लोगों के बीच आपसी समझ को नई गति दे रही है। उन्होंने ये भी कहा कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय चीन भारत सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक गवाह है, जहां थांग राजवंश के भिक्षु हुएनसांग ने अध्ययन किया था। शिव का कहना है कि चीनी महावाणिज्य दूतावास नालंदा विश्वविद्यालय और चीनी विश्वविद्यालयों तथा थिंक टैंकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने, युवा आदान प्रदान और मैत्री को बढ़ाने तथा दोनों सभ्यताओं के बीच आपसी सीख को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। इंडोनेशिया सरकार के संचार मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस दिन जकार्ता में रक्षा सहयोग सहित 1 दर्जन से अधिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों के तहत भारत की ब्रह्मोस एरोस्पेस कंपनी ने इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रालय के साथ ब्रह्मोस मिसाइल रक्षा प्रणाली की आपूर्ति के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और इंडोनेशिया की रिपब्लिक कॉरपोरेशन के बीच हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों पर सहयोग समझौता हुआ। दोनों देशों ने खनिज प्रौद्योगिकी, खाद्य सुरक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा समुद्री सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर किए। चीन की संस्कृति, सभ्यता और जानकारी, चीन का इतिहास, रीति रिवाज और विदेशी आदान प्रदान, सब कुछ यहाँ मिलता है। आइए चलते हैं चीन के सफर पर और शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम स्वर्णिम चीन के रंग। नमस्कार श्रोता मित्रों, मैं हूं आपका मित्र पंकज श्रीवास्तव। स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम में हम आपको चीन की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और अलग-अलग क्षेत्रों की कहानियां सुनाते हैं। मित्रों, इन दिनों हम आपको चीन की अल्पसंख्यक जातियों के रीति रिवाजों के बारे में बता रहे हैं। इसी के तहत आज हम एक नई कड़ी लेकर आपके सामने आए हैं, जिसका शीर्षक है म्याओ जाति का लूशंग त्योहार। म्याओ जाति दक्षिण पश्चिम चीन की उन अल्पसंख्यक जातियों में से एक है जिनकी जनसंख्या अपेक्षाकृत ज्यादा है। इस जाति के लोग मुख्य रूप से क्वेचौ, युन्नान और हुनान 3 प्रांतों में बसे हुए हैं। इसके अलावा क्वांगशी च्वांग स्वायत्त प्रदेश, सिचुआन और क्वांगतुंग प्रांतों में भी म्याओ जाति के लोग रहते हैं। विभिन्न इलाकों की भिन्न भिन्न प्राकृतिक स्थितियों में रहने के कारण म्याओ जाति के लोगों में भिन्नता पाई जाती है। सामाजिक विकास, आर्थिक जीवन और रीति रिवाजों आदि के संदर्भों में भी इनकी जटिल स्थिति है। म्याओ जाति की अपनी मौखिक भाषा है, पर विभिन्न जगहों की स्थानीय बोलियों में बहुत फर्क है। महिलाओं की वेशभूषाओं में भी भिन्नता पाई जाती है, पर विभिन्न जगहों पर बसी म्याओ जाति का लूशंग एक ही है। बड़े लूशंग की लंबाई 4-5 मीटर होती है, जबकि छोटे लूशंग की लंबाई सिर्फ 20-30 सेंटीमीटर होती है। म्याओ जाति के लोग नए वर्ष और त्योहारों के मौके पर लूशंग बजाते हुए नाचते हैं। उनका ये जातीय नृत्य अत्यंत सुंदर और आकर्षक होता है। श्रोता मित्रों, आपको बता दें कि नरकुल के अनेक पोले डंठलों को एक साथ बांधकर बनाया गया चीनी वाद्य, जिसे फूंक कर बजाया जाता है, लूशंग कहते हैं। लूशंग दक्षिण पश्चिम चीन में बसी म्याओ जाति और याओ जातियों के पूर्वजों द्वारा आविष्कृत एक स्थानीय लोक वाद्य यंत्र है। वो अब भी म्याओ, तुंग, याओ और अन्य अल्पसंख्यक जातियों में लोकप्रिय है। यहाँ लूशंग त्योहार के संदर्भ में हम जिस गांव की चर्चा कर रहे हैं वो क्वेचौ प्रांत की खायली काउंटी का चौशी श्यांग यानी
चीनी देहातों की एक बुनियादी प्रशासनिक इकाई है। हर वर्ष चीनी चंद्र पंचांग के अनुसार प्रथम महीने की 18वीं से 20वीं तारीख तक म्याओ जाति की युवतियां पारंपरिक जातीय वेशभूषा पहनती हैं और युवक हाथ में सुनहरे लूशंग लिए हुए अपने रिश्तेदारों, मित्रों और पड़ोसियों के साथ खराब मौसम की परवाह न करके परंपरागत लूशंग त्योहार मनाने के लिए चौशी श्यांग के कांशांगनांग लूशंग हॉल में इकट्ठा होते हैं। अब आप सुन रहे हैं स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम में चीन की अल्पसंख्यक जातियों के रीति रिवाजों के तहत म्याओ जाति का लूशंग त्योहार। कहा जाता है कि प्राचीन काल में चौशी श्यांग के दक्षिण में स्थित एक गांव में एक होशियार और रूपवती लड़की रहती थी जिसका नाम आवांग था। आवांग द्वारा काढ़े गए फूल न सिर्फ चमकीले होते थे बल्कि उनसे भीनी भीनी खुशबू भी निकलती थी। ये सुगंधित फूल मधुमक्खियों और तितलियों को दूर से अपनी ओर आकर्षित करती। आवांग की आवाज चांदी की घंटी की आवाज सी मधुर थी, इसलिए वो एक लोकप्रिय गायिका भी थी। वो अपनी मेहनत और नेक दिली के लिए दूर दूर तक मशहूर थी। उसके पिता उसे अपनी आंखों का तारा समझते थे। गांव के लोग भी अपने गांव की इस अच्छी लड़की पर गर्व करते थे। स्वार्थ लोलुप और निष्ठुर बटेर राक्षस आवांग पर मोहित था। एक दिन शाम को इस राक्षस ने जादू से आवांग को जबरदस्ती अपने कब्जे में कर लिया। राक्षस की इस क्रूरता भरी चाल से गांव वाले आग बबूला हो उठे। उन्होंने मशाल उठाए हुए राक्षस के रहने वाली पहाड़ी को घेर लिया और आवांग को बचाने की कसम खाई। इसी अवसर पर दूर दराज से एक म्याओ युवा शिकारी वहां आया जिसका नाम माओशा था। माओशा एक वीर बलवान युवक था और हजारों किलो का वजन आसानी से उठा सकता था। वो एक अचूक तीरंदाज भी था और लंबी दूरी के तीर निशाने पर मार सकता था। वो एक ऐसा साहसी और ईमानदार युवक भी था जो जनता के भले के लिए कोई भी जोखिम उठाने को तैयार रहता था। जब उसने ये सुना कि आवांग खतरे में है तो वो तुरंत ही उसे बचाने वाले दस्ते में शामिल हो गया। बटेर राक्षस ने क्रूर रूप धारण किया। उसने दानवी हवा चलाई। क्षण भर में ही इतनी धूल भरी हवा चली कि लोग अपनी आंखें नहीं खुली रख सके। इसका फायदा उठाते हुए राक्षस अपनी तेज चोंच से लोगों की आंखों पर वार करने लगा। इसी नाजुक घड़ी में माओशा हाथ में तलवार लिए राक्षस के मुकाबले के लिए सामने आया। गांव वालों के तुमुल नाद में माओशा बड़ी वीरता से लड़ता रहा। जब राक्षस ने भागना चाहा तो माओशा ने अपने जादुई धनुष से तीर चलाया। तीर छोड़ते ही सू सू की आवाज के साथ राक्षस के ठीक गले पर लगा। राक्षस फौरन आकाश से नीचे गिरा और पहाड़ से टकराकर मर गया। गांव वालों ने आवांग को बचाया और माओशा को धन्यवाद दिया। माओशा ने बटेर राक्षस के शरीर से 3 पंख नोचकर आवांग को दिए और उसे सुरक्षा संबंधी सलाह दी। इसके बाद माओशा फिर से घोड़े पर सवार हो गया। लोगों के रुकने का आग्रह नम्रता से अस्वीकार कर वो नए अभियान के लिए निकल गया। माओशा के साहस और नेक दिली की गांव वालों ने भूरी भूरी प्रशंसा की। आवांग भी उससे प्रभावित हुई और प्यार करने लगी। पिता ने बेटी के मन के रहस्य को समझा और माओशा को ढूंढकर ले आने का निश्चय किया। पर माओशा का कोई स्थायी बसेरा नहीं था। वो घुमंतु प्रकृति का व्यक्ति था। भला उसे कैसे ढूंढा जा सकता था? पिता ने बहुत सोच विचार कर एक रास्ता निकाला। उस समय नव वर्ष का पर्व था। पहाड़ से बांस लाकर उसने बहुत से लूशंग बनाए। फिर उसने गांव वालों के जरिए
चारों ओर ये खबर फैलाई कि चीनी चंद्र पंचांग के अनुसार प्रथम महीने की 18वीं तारीख को चौशी शांग के कांशांग नांग हॉल में लूशंग वादन और नृत्य का समारोह होगा। ये खबर हवा की तरह तेजी से दूर दूर तक फैल गई। बूढ़े पिता की आशा के अनुसार माओशा को भी ये खबर मिली। वो ठीक समय पर इस समारोह में भाग लेने आया। बूढ़े ने खुद अपने हाथों से माओशा के लिए एक सबसे अच्छा लूशंग तैयार किया। अवेम ने इस लूशंग पर बटेर राक्षस के 3 पंखों को लगाया और अपने हाथों से बुने एक फूलदार फीते को लूशंग पर बांधकर अपना प्रेम प्रकट किया। माओशा को इतनी खुशी हुई कि उसने तुरंत अपना चांदी का कंगन उतारकर आवांग को भेंट किया। गांव वालों के हर्षनाद के बीच दोनों प्रेमियों की सगाई हुई। माओशा ने सबसे पहले बूढ़े ससुर से लूशंग बजाते हुए प्रधान नृत्य करने का अनुरोध किया। बूढ़े ससुर ने खुशी-खुशी इस अनुरोध को स्वीकार किया। साथ ही उन्होंने इस लूशंग समारोह के 3 उद्देश्य बताए। पहला, नए वर्ष का स्वागत। दूसरा, अच्छी फसलें प्राप्त करने की कामना। और तीसरा, युवाओं द्वारा मनपसंद जीवन साथी की तलाश। बूढ़े के इस सुझाव को लोगों ने एक मत से स्वीकार किया। लूशंग की पुलकित आवाज कांशांग नांग हॉल में गूंज उठी। युवक युवतियां लूशंग की लय पर नृत्य करने लगे। लोग 3 दिनों तक भाव विभोर होकर बजाते नाचते रहे। अंत में बूढ़े ने समापन के प्रतीक के रूप में घास से बनी निशानी लगाई। इसके साथ ही लूशंग समारोह का समापन हुआ। इसके बाद हर वर्ष चौशी शांग में परंपरागत लूशंग समारोह आयोजित होता है। पहले आसपास के म्याओ गांवों में छोटे पैमाने पर लूशंग समारोह आयोजित किया जाता है और फिर अंत में चौशी शांग में बड़ा समारोह आयोजित होता है। चौशी शांग का लूशंग त्योहार अभी भी प्राचीन रीति रिवाज के अनुसार होता है। समारोह की शुरुआत एक बुजुर्ग के लूशंग बजाते हुए नृत्य करने से होती है। युवक बटेर के पंखों को अपने लूशंग पर लगाना पसंद करते हैं और युवतियां नाचते समय अपने हाथों से बुने फूलदार फीते को अपने मनपसंद युवक के लूशंग पर बांधती हैं। अंत में समारोह की समाप्ति के प्रतीक के रूप में अभी भी बुजुर्ग घास से बनी निशानी लगाते हैं। अब म्याओ जाति के लोगों का जीवन स्तर पहले से ऊंचा हो गया है। लूशंग त्योहार में भी ये समृद्धि दिखाई देती है। जब लूशंग त्योहार आता है, म्याओ जाति के लोग खराब मौसम की परवाह किए बिना चौशी शांग के लूशंग समारोह में भाग लेने अपने अपने गांव से आते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग तो 50-60 किलोमीटर दूर की पड़ोसी काउंटियों से ऊंचे-ऊंचे पहाड़ों को पार करके यहाँ आते हैं। समारोह में जनसमुद्र और लूशंग का घना जंगल दिखाई पड़ता है। बड़े लूशंग की ऊंचाई 2 से 3 मीटर की होती है, कुछ तो 5 मीटर की भी होती है। इन बड़े वाद्य यंत्रों से इतनी भारी आवाज निकलती है मानो धरती कांपने लगती है। छोटे आकार के लूशंग से अत्यंत सुरीली आवाज निकलती है। परंपरागत वेशभूषा में सजी युवतियां गोलाकार घेरे में खड़ी होकर युवकों द्वारा बजाई लूशंग की लय पर नाचती हैं। उनके सिर और शरीर पर चमकदार चांदी के आभूषण होते हैं। पैरों के थिरकने से ये चांदी के आभूषण आपस में टकराकर लूशंग की विलक्षण संगत करते हैं। इस तरह एक अनोखी सिम्फनी बन जाती है। लोग बिना थके और रुके रात भर बजाते नाचते रहते हैं।
स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम में चीन की अल्पसंख्यक जातियों के रीति रिवाजों के तहत म्याओ जाति का लूशंग त्योहार। लूशंग समारोह में युवतियां अपनी सुंदरता, निपुणता, बुद्धिमत्ता और समृद्धि से युवकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। ये युवतियां ऊपर कॉलर रहित और आधी आस्तीन वाला ब्लाउज पहनती हैं। निचली बाहों में कसीदा युक्त बाह का खोल पहनाया जाता है। वे नीचे चुन्नटदार काले और छोटे लहंगे पहनती हैं और घुटनों के नीचे काली पट्टी लपेटती हैं। ये सारे वस्त्र वे स्वयं ही सिलाई करती और काटती हैं। उन पर टंके विभिन्न प्रकार के चांदी के आभूषण उनकी समृद्धि का प्रतीक हैं। चांदी की माला और कंगन के अलावा वे बालों के जूड़े में चांदी के सुंदर केश आभूषण या बैल के सींग के आकार का आभूषण भी लगाती हैं। कुछ युवतियां तो ब्लाउज के ऊपर पूरी छाती और पीठ पर विभिन्न प्रकार के डिजाइनों वाले चांदी के आभूषण भी लगाती हैं। युवतियां जब नाचती हैं तो अत्यंत आकर्षक लगती हैं। ज्यादातर युवतियां तो शर्म के कारण आंखें उठाकर नहीं देखती। कभी-कभार आंखें चुराते हुए गोलाकार घेरे में खड़े युवकों को देखती हैं। गोलाकार घेरे में खड़े युवक निसंकोच युवतियों की ओर ध्यान से देखते हैं और कुछ तो 3-4 के झुंड में दबी आवाज में उन युवतियों का नक्शिख वर्णन करते हैं और अपनी मनचाही युवती का चुनाव करते हैं। पास में खड़ी युवतियों की मां और भाभी इशारे से या धीमी आवाज में उन्हें उत्साहित करती हैं कि वे शर्म न करें, लड़कों को ध्यान से देखें और अपने मनचाहे लड़के का चुनाव करें। समारोह में वे युवक युवतियां जो आपस में प्रेम करते हैं, अलग-अलग जोड़े में समारोह को छोड़कर गांव में रास्ते के किनारों पर बेझिझक संगीतमय वार्तालाप करते हैं। लूशंग समारोह युवक युवतियों के लिए आपसी समझ बढ़ाने का एक सामाजिक मिलन समारोह है, जिसे म्याओ जाति की जनता याओफांग कहती है। वे गीतों में एक दूसरे से नाम, परिवार, काम करने की क्षमता, आमदनी, परिवार को संभालने की जानकारी और ज्योतिषी और भूतत्व तक के बारे में भी पूछते हैं। यदि दोनों एक दूसरे की योग्यता और ज्ञान से संतुष्ट होते हैं तो भीड़ से निकलकर कहीं शांत और सुनसान जगह पर प्रेम प्रकट करने चले जाते हैं। तो श्रोता मित्रों, ये था स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम में चीन की अल्पसंख्यक जातियों के रीति रिवाजों के तहत म्याओ जाति का लूशंग त्योहार कड़ी का दूसरा और अंतिम भाग। अगली बार हम इसी तरह चीन की किसी और अल्पसंख्यक जाति के रीति रिवाज को लेकर आपके सामने एक बार फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपने मित्र पंकज श्रीवास्तव को आज्ञा दें। नमस्कार। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब शुरू होता है पश्चिम की तीर्थ यात्रा महासागर का समय। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम की तीर्थ यात्रा सुप्रसिद्ध चीनी उपन्यास लेकर हाजिर हूँ मैं, मैत्री शर्मा। आज की कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि वानर और सांटांग मिलकर एक योजना बनाते हैं ताकि दैत्यांगना को हराया जा सके।
वानर कहता है कि वह आड़ू का रूप धर लेगा और जब सान चांग आड़ू के बगीचे में दैत्यांगना के साथ जाएगा और वह वही आड़ू दैत्यांगना को खिलाएगा तो आड़ू के जरिए वानर दैत्यांगना के पेट के अंदर घुस जाएगा और उनकी योजना सफल हो जाएगी। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। श्रद्धेय धर्माध्यक्ष दैत्यांगना का हाथ पकड़कर उद्यान में चहलकदमी करने लगा और वहां खिले हुए दुर्लभ और मोहक फूलों की बेशुमार किस्मों की प्रशंसा करने लगा। अनेक महाकक्षों और मंडपों से गुजरते हुए सान चांग को महसूस होने लगा था कि वह सचमुच एक शानदार उद्यान में भ्रमण कर रहा है। ऊपर देखा तो उसने समझ लिया कि वह आड़ू के बाग में पहुंच गया है। वानर ने गुरुदेव को याद दिलाने के लिए उसके सिर पर एक चिकोटी काटी। वानर झटपट उड़कर आड़ू के पेड़ की एक डाल पर जा बैठा। फिर उसने अपने शरीर को झकझोर कर एक लाल आड़ू का रूप धर लिया, एक ऐसे आड़ू का जो एकदम सुर्ख लाल था। श्रद्धेय धर्माध्यक्ष ने दैत्यांगना से कहा, महोदया, आपके इस बाग में न जाने कितने खुशबूदार फूल और फल हैं। महक रहे पुष्प, मंडराते भ्रमर मकरंद पान के लिए, पक गए फल, लगी होड़ पंछियों में उन्हें खाने के लिए। क्या कारण है कि कुछ आड़ू लाल हो गए हैं और कुछ अभी भी हरे ही रह गए हैं? दैत्यांगना ने मुस्कुराते हुए कहा, जो आड़ू पेड़ के दक्षिण की तरफ हैं वे लाल हो गए हैं क्योंकि सूर्य की गर्मी से वे पहले पक गए हैं। जो आड़ू पेड़ों के उत्तर की तरफ हैं वे अभी हरे ही रह गए हैं क्योंकि सूरज की गर्मी उन्हें नहीं मिल पाई और वे पककर तैयार नहीं हुए। सान चांग ने जवाब दिया, इस व्याख्या के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे यह मालूम नहीं था। तब उसने उचक कर एक लाल आड़ू तोड़ लिया। दैत्यांगना ने भी एक हरा आड़ू तोड़ लिया। सान चांग ने झुककर अपना लाल आड़ू दैत्यांगना को थमाते हुए कहा, महोदया, आपको हर सुंदर वस्तु पसंद है। क्या आप मेरा लाल आड़ू खुद लेकर अपना हरा आड़ू मुझे देने की कृपा करेंगी? दैत्यांगना ने अपना आड़ू सान चांग को दे दिया। उसने मन ही मन खुश होकर सोचा, कितना अच्छा है ये भिक्षु, सचमुच एक नेक आदमी है। शादी से पहले ही इसके मन में मेरे लिए कितना प्यार है। अब क्या था, बहुत ही ज्यादा खुश होकर दैत्यांगना ने सान चांग के प्रति स्नेहपूर्ण सम्मान व्यक्त किया। जब थांग महाभिक्षु ने हरा आड़ू खाना शुरू किया तो दैत्यांगना ने भी लाल आड़ू खाने के लिए मुंह खोला। जैसे ही उसने अपने लाल होंठ खोलकर चांदी जैसे चमकदार दांत दिखाए, बेचैन वानर उसे काटने का मौका दिए बिना ही लुढ़कता हुआ गले के रास्ते सीधा उसके पेट में जा पहुंचा। डर कर प्रेतात्मा बोली, परमादरणीय महोदय, यह आड़ू बहुत ही भयानक मालूम होता है। यह मेरे दांतों से कटे बिना ही लुढ़कता हुआ सीधा मेरे पेट में न जाने क्यों चला गया। सान चांग ने जवाब दिया, महोदया, किसी भी बगीचे में सबसे पहले पकने वाले फल बहुत जायकेदार होते हैं। यही तेजी से आपके पेट में चला गया। दैत्यांगना बोली, लेकिन यह तो सटाक से मेरे पेट में चला गया और मुझे गुठली बाहर निकालने का मौका भी नहीं मिल पाया। सान चांग ने कहा, इसका कारण यह है कि आप दुनिया की हर बढ़िया और खूबसूरत चीज को पसंद करती हैं। आपको यह आड़ू इतना अच्छा लगा कि आप इसे गुठली समेत ही निगल गई। दैत्यांगना के पेट में पहुंचते ही वानर अपने असली रूप में लौट आया। उसने पुकारा, गुरुदेव, आप इस राक्षसी से बहस करने की जरूरत नहीं है, मैं सफल हो गया हूँ। सान चांग ने कहा, शिष्यवर, इसके प्रति इतनी ज्यादा निष्ठुरता मत दिखाना। दैत्यांगना ने उन दोनों की बात सुनने के बाद पूछा, आप इस समय किससे बातें कर रहे हैं? सान चांग ने जवाब दिया, मैं अपने शिष्य सुनुखुन से बातें कर रहा हूँ। प्रेतात्मा ने पूछा, वह कहाँ है? सान चांग ने जवाब दिया, आपके पेट में। जो लाल आड़ू आपने अभी खाया है वह दरअसल मेरा शिष्य सुन ही है।
अब क्या था? डरी हुई प्रेतात्मा ने कहा, तब तो मेरी मौत आई समझो। अगर वह वानर मेरे पेट में घुस गया है तो मेरा मरना तय है। नवदीक्षित सुन, क्या कारण है कि तुम लाखों कोशिश करके पेट में घुस गए हो? वानर ने जवाब दिया, इसका कोई कारण नहीं है। मैं केवल तुम्हारे कलेजे और फेफड़ों की 6 परतों और तुम्हारे दिल को खाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे सभी भीतरी अंगों का सफाया कर दूंगा और तुम्हें एक कंकाल प्रेतात्मा बनाकर छोड़ दूंगा। यह सुनकर दैत्यांगना का दिल दहल उठा और वह थांग महाभिक्षु को जोर से पकड़कर थर 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 कांपने लगी। जब वानर ने दैत्यांगना के पेट से उसकी यह बात सुनी तो उसे डर महसूस हुआ कि कहीं श्रद्धेय धर्माध्यक्ष को फिर एक बार दयालुता का दौरा न पड़ जाए और वह दैत्यांगना की बातों में न आ जाए। इसलिए उसने कलाबाजी की विभिन्न मुद्राओं में लात और घूंसे मारकर अपने आसपास के सभी अंगों इधर उधर बिखेर दिया। उसने दैत्यांगना के समूचे पेट को अपने वारों से तार तार कर दिया। अब क्या था? असहनीय पीड़ा से तड़पती हुई प्रेतात्मा आराम से जमीन पर गिर पड़ी। कुछ देर तक उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। चूंकि वह चुपचाप पड़ी थी इसलिए वानर ने समझा कि दैत्यांगना मर चुकी है। जैसे ही वानर ने अपना वार रोका वैसे ही दैत्यांगना की सांस फिर से लौटने लगी और उसने पुकारा, नन्ही सेविकाओं, तुम कहाँ हो? जब नन्ही सेविकाओं ने दैत्यांगना की पुकार सुनी तो वे दौड़कर उसके पास जा पहुंची। दैत्यांगना जमीन पर लेटी हुई थी। उसके चेहरे का रंग देखकर डर लगता था। वह कराह रही थी और हिलने डुलने में बिल्कुल असमर्थ थी। उन्होंने उसे सहारा देकर बिठाया और उसके इर्द गिर्द जमा होकर पूछा, मालकिन, मालकिन आपको क्या हुआ है? दिल का दौरा तो नहीं पड़ा? प्रेतात्मा ने जवाब दिया, नहीं, यह बात नहीं है। मुझसे कोई सवाल मत पूछो। मेरे पेट में कोई घुसा हुआ है। अगर तुम मेरी जान बचाना चाहती हो तो इस भिक्षु को यहाँ से बाहर ले जाओ। सेविकाओं ने थांग महाभिक्षु को बाहर ले जाने के लिए उसे सचमुच उठा लिया। इस पर वानर दैत्यांगना के पेट के अंदर से ही चिल्लाया, कोई भी बाहर नहीं निकल सकता, कोई भी बाहर नहीं लेके जा सकता। मैं चाहता हूँ तुम्हारी मालकिन मेरे गुरुदेव को खुद बाहर लेकर जाए। मैं उसकी जान तभी बख्शूंगा जब वह मेरे गुरुदेव को यहाँ से बाहर ले जाएगी। अब तो दैत्यांगना के सामने थांग महाभिक्षु को बाहर ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था, क्योंकि अब उसकी जान के लाले पड़े हुए थे। वह लड़खड़ाती हुई उठ खड़ी हुई और सांचांग को अपनी पीठ पर लाद कर बाहर की तरफ चल पड़ी। सेविकाओं ने उसके पीछे पीछे चलते हुए ही पूछा, मालकिन आप कहाँ जा रही हैं? इस पर प्रेतात्मा ने जवाब दिया, जब तक रहेंगे कायम सरिता सरोवर चांद सितारे, जब तक रहेंगे कायम सरिता सरोवर चांद सितारे, खोज लूंगी मैं कहीं ना कहीं निश्चय ही अपने प्राण प्यारे। प्रेतात्मा बोली, जहाँ एक बार मैंने इस कमबख्त भिक्षु को गुफा से बाहर निकाल दिया तो मैं अपने लिए कोई दूसरा पुरुष खोज लूंगी। वह विलक्षण प्रेतात्मा मेघयान में बैठकर सीधी गुफा के दरवाजे पर जा पहुंची, जहां हथियारों की खनखनाहट और शोरगुल की आवाज सुनाई दे रही थी। सांचांग ने पूछा, शिष्यवर, बाहर से यह हथियारों की खनखनाहट क्यों सुनाई दे रही है? वानर ने जवाब दिया, यह शूकर के पाछे की खनखनाहट है, उसे जोर से पुकारिए। सांचांग ने उसे जोर से पुकारा, पाछे पाछे। शूकर ने गुरुदेव की पुकार सुनने के बाद कहा, भिक्षु प्रेतात्मा, गुरुदेव बाहर आ रहे हैं। तो उन्होंने अपना पांचा और दंड एक तरफ रख दिया और प्रेत आत्मा को थांग महाभिक्षु के साथ बाहर आने दिया। सचमुच दमन कर डाला भीतर से ही मनस्वी वानर ने दैत्यांगना का। स्वागत किया पृथ्वी और काष्ठ द्वारपालों ने परम पावन महाभिक्षु का।
दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि वानर उस दैत्यांगना के पेट में घुसकर उसे बहुत कष्ट पहुंचाने लगा। अब दैत्यांगना के पास वानर की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं रह गया था। वह वानर की बात मानकर सांचांग को गुफा के बाहर छोड़ने के लिए निकल पड़ी। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। जब दैत्यांगना सांचांग को अपनी गुफा से बाहर ले आई तो भिक्षु रेतात्मा ने उसके पास जाकर पूछा, गुरुदेव, आप तो बाहर आ गए हैं, पर मेरा सबसे बड़ा भाई कहाँ है? शूकर ने कहा, मैं सोचता हूँ गुरुदेव को बाहर निकालने के लिए वह खुद गुरुदेव का रूप धरकर गुफा के अंदर रह गया है। दैत्यांगना की ओर इशारा करते हुए सांचांग ने जवाब दिया, तुम्हारा भाई इसके पेट में है। शूकर बोला, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से बाहर आ जाओ। वानर ने दैत्यांगना को उसके पेट के अंदर से ही आदेश दिया, जरा अपना मुंह तो खोलो, मैं बाहर आना चाहता हूँ। दैत्यांगना ने अपना पूरा मुंह खोल दिया। वानर बहुत छोटा सा रूप धारकर उसके गले तक आ पहुंचा और बाहर निकलने ही वाला था कि उसे चिंता हो गई कि कहीं यह राक्षसी धोखा देकर उसे अपने दांतों से न दबोच ले। इसलिए उसने अपना लौहदंड बाहर निकाल लिया और उस पर तिलिस्मी फूंक मारकर आदेश दिया, बदलो। लौहदंड बेर की गुठली से बनी एक कील में बदल गया, जिसे उसने दैत्यांगना के जबड़ों को खुला रखने के लिए अड़ा दिया। इस तरह वानर एक ही छलांग में बाहर आ गया। फिर उसने लगे हाथ लौहदंड को भी बाहर निकाल लिया। वह झुककर अपने असली रूप में लौट आया और लौहदंड उठाकर दैत्यांगना पर टूट पड़ा। पलक झपकते ही दैत्यांगना ने 2 बेहतरीन तलवारें निकाल ली और टन की आवाज के साथ उसके वार को रोक लिया। अब क्या था, पहाड़ पर उन दोनों के बीच शानदार युद्ध शुरू हो गया था। उन दोनों के युद्ध का नजारा देखकर शूकर ने वानर के बारे में शिकायत करते हुए भिक्षु रेतात्मा से कहा, भैया, हमारा बड़ा भाई फालतू में ही मुसीबत में पड़ गया है। जब वह राक्षसी के पेट में था, उसी वक्त उसे अपने मुक्कों से उसके उदर को लहू लुहान कर देना चाहिए था और उसका पेट फाड़ कर बाहर आ जाना चाहिए था। इस तरह उसका काम तमाम हो जाता। उसके मुंह से बाहर निकलने और अब उससे लड़ने की तो नौबत ही नहीं आती। उसने दैत्यांगना को उत्पात मचाने ही क्यों दिया? भिक्षु रेतात्मा ने जवाब दिया, तुम ठीक कह रहे हो शूकर, लेकिन यह भी सच है कि गुरुदेव को दैत्यांगना की गहरी गुफा से बाहर निकालना गुरु भाई की ही बदौलत संभव हो सका है और अब भी उसे राक्षसी से युद्ध करना पड़ रहा है। चलो गुरुदेव के पास चलते हैं और उनसे कहते हैं कि वे यहीं बैठे रहे, जबकि हम दोनों को प्रेतात्मा को हराने में अपने गुरुदेव की, अपने गुरु भाई की मदद के लिए अपने अपने हथियारों का इस्तेमाल करना चाहिए। शूकर ने हाथ हिलाकर कहा, नहीं नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके पास तिलिस्मी शक्तियाँ मौजूद हैं। हमारी तो सारी कोशिशें व्यर्थ हो जाएंगी। भिक्षु रेतात्मा ने असहमति जताते हुए कहा, क्या बात करते हो? यह सब हमारे ही हित में है। भले ही हमारी उपयोगिता ज्यादा ना हो, लेकिन कहावत है, एक हल्की सी फूंक भी वायु की गति को बढ़ा सकती है। इस तरह जब मूर्ख शूकर के मन से डर निकल गया तो उसने अपना पांचा घुमाया और जोर से चिल्लाया, चलो रेतात्मा, अब इस राक्षसी की खबर ले। गुरुदेव को वहीं छोड़कर वे दोनों हवा पर सवार हो तेजी से दैत्यांगना के पास जा पहुंचे और उन्होंने अपने पांचे और दंड से उस पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। प्रेतात्मा ने, जो पहले से ही वानर का मुकाबला नहीं कर पा रही थी, यह समझ लिया था कि उसके 2 अन्य साथियों से लोहा लेना उसके बस की बात नहीं होगी। इसलिए वह फौरन पीठ दिखाकर भाग खड़ी हुई। वानर जोर से चिल्लाया, भाइयों, इसका पीछा करो। यह देखकर कि वे लोग उसका पीछा करते हुए उसके बहुत
बहुत करीब पहुंच गए हैं। प्रेतात्मा ने अपने दाहिने पांव से कड़ा हुआ जूता निकाला और तिलिस्मी फूंक मारकर एक मंत्र पढ़ते हुए कहा, बदलो। जूता प्रेतात्मा का प्रतिरूप बनकर दोनों हाथों से 2 तलवारें घुमाने लगा। फिर दैत्यांगना ने अपने शरीर को झकझोर कर हवा के एक झोंके में बदल डाला और सीधी गुफा की ओर भाग खड़ी हुई। वह अपनी जान बचाने के लिए सिर पर पांव रखकर भाग रही थी, क्योंकि वानर और उसके साथियों का मुकाबला करना उसके हाथ से बाहर होता जा रहा था। तभी एक अप्रत्याशित घटना घटी। सांचांग के दुर्भाग्य का तो अभी खात्मा नहीं हुआ था। जब दैत्यांगना गुफा के प्रवेश दरवाजे के सामने खड़े बंधनवार के पास पहुंची तो उसने देखा थांग महाभिक्षु वहां अकेला ही बैठा है। इसलिए वह उसके पास गई और उसकी कमर में हाथ डालकर सामान और घोड़े के साथ उसे एक बार फिर से गुफा के अंदर ले गई। वहीं दूसरी ओर शुकर ने अपने पांचे के एक भीषण प्रहार से दैत्यांगना के प्रतिरूप को धराशायी कर दिया। लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि यह तो केवल उसका कढ़ा हुआ जूता है तो वह हैरानी में पड़ गया। वानर ने कहा, तुम दोनों में से भला बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? तुम्हें तो गुरुदेव की देखभाल करने को कहा गया था। मेरी मदद को आने के लिए किसने कहा? शुकर बोला, आखिर वही हुआ ना भिक्षु रेतात्मा। मैंने तुमसे कहा था ना कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह वानर तो फालतू में ही हाय तौबा मचा रहा है। हमने तो इसकी मदद के लिए दैत्यांगना को हरा दिया और यह हम पर ही गुस्सा दिखा रहा है। वानर बोला, तुमने किस दैत्यांगना को हरा दिया है? कल दैत्यांगना ने अपना एक जूता पीछे छोड़कर मुझे धोखा देने के लिए यही चाल चली थी। उस समय मैं उससे लड़ रहा था। तुम लोग गुरुदेव भगवान ही जानता है कि वे इस समय किस हालत में होंगे। चलो सीधे वापस जाकर उनका पता लगाते हैं। तीनों फौरन गुफा की तरफ वापस लौट गए। लौटने पर उन्हें गुरुदेव नहीं मिले। उसके अलावा सामान और सफेद घोड़े का भी कोई सुराग नहीं मिला। शुकर ने घबराकर चारों तरफ खोजबीन शुरू कर दी। भिक्षु रेतात्मा का हाथ पटाने लगा। महान मनीषी सुन बहुत ही चिंतित हो उठा। खोज के दौरान उसे घोड़े की आधी लगाम दिखाई दी जो रास्ते में तिरछी पड़ी थी। उसे हाथ में उठाने के बाद वह अपने आंसू नहीं रोक पाया और बुलंद आवाज में बोला, गुरुदेव, ये क्या हो गया? जब मैं यहाँ से गया था तो आप तीनों ने और घोड़े ने मुझे विदा किया था। लौटने पर मुझे इस लगाम के सिवाय और कुछ नहीं मिला। सब कुछ सोचने के बाद महान मनीषी ने पीछे मुड़कर गुफा की तरफ छलांग लगा दी। इस बार उसने अपना रूप नहीं बदला और अपने असली रूप में ही गुफा में उतर गया। वानर अपने मेघयान को रोककर सीधा दैत्यांगना के निवास की ओर जा पहुंचा। वहां उसे मीनार द्वार के नीचे बना फाटक बंद मिला। उचित अनुचित की परवाह किए बिना ही उसने एक ही दंड प्रहार से फाटक को तोड़ दिया और अंदर चला गया। वहां बिल्कुल खामोशी थी और पूरी जगह एकदम सुनसान थी। पूर्वी गलियारे में थांग महाभिक्षु सांचांग नजर नहीं आ रहा था। मंडप में रखी गई मेज, कुर्सियां और बर्तन पूरी तरह गायब हो गए थे। गुफा का फैलाव 100 कोस से ज्यादा था और उसके भीतर दैत्यांगना ने अनेक छिपने की जगहें बनाई हुई थी। जहां उसने थांग महाभिक्षु को पिछली बार रखा था वह जगह वानर को मालूम थी, इसलिए इस बार वह किसी और जगह ले गई थी, यह सोचकर कि वानर उसकी खोज में फिर से आ सकता है। जब वानर यह पता नहीं लगा पाया कि दैत्यांगना थांग महाभिक्षु को कहाँ ले गई है तो वह गुस्से से पांव पटकने लगा और छाती पीटने लगा और बुलंद आवाज में बोला, गुरुदेव, आप दुर्भाग्य की मिट्टी से बने थांग सांचांग है। एक ऐसे तीर्थ यात्री महाभिक्षु हैं जिनका निर्माण मुसीबतों के साथे में हुआ है। मुझे यहाँ का रास्ता अच्छी तरह मालूम है। फिर आप यहाँ से कहाँ चले गए हैं? मैं आपको ढूंढने के लिए अब कहाँ जाऊँ?
जब वह बेसब्री और चिंता के कारण जोर जोर से चिल्ला रहा था तो अचानक उसे कहीं से अगरबत्ती की महक आई, जिससे वह एकदम चौकन्ना हो गया। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। आगे की कहानी लेकर मैं मैत्री शर्मा फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। 用你的母语学汉语，每日汉语。 मातृभाषा में चीनी सीखें रोजमर्रा की चीनी भाषा। 用你的母语学汉语，每日汉语。ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। श्रोताओं को श्रोताओं का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं को राकेश वत्स का भी नमस्कार। रोजमर्रा की चीनी भाषा कार्यक्रम सुनने के लिए आपका हार्दिक स्वागत। आए अब शुरू करें। आज के मुख्य वाक्य। 您先请， कृपया पहले आप खाइए। 别这么客气， इतना तकल्लुफ न कीजिए। 为我们的合作成功干杯， हमारे सहयोग में सफलता मिलने के लिए cheers। 身体健康干杯， हम सबके स्वास्थ्य के लिए cheers। 感谢你们的热情款待， आपके जोश भरे व्यवहार के प्रति आभारी हैं। अभी हमने अनेक बार चीयर्स सुना। अच्छा, आज हम एक पार्टी में जाएंगे। बहुत अच्छा, तो अवश्य ही अनेक किस्म का अच्छा खाना होगा। हाँ, वो तो होगा। राकेश जी, हम जानते हैं कि अंग्रेजी में हम अक्सर ये कहते हैं कि लेडीज फर्स्ट, और चीनी भाषा में अक्सर हम कहते हैं 您先请। ये वाक्य हम में कह सकते हैं। मिसाल के लिए, पार्टी में यदि आपने कहा 您先请, इसका अर्थ होगा पहले आप खाइए या महिलाएं पहले खाना खाएं। 您先请, ये शिष्टाचार और अति विनम्रता वाला व्यवहार है। शाओथांग जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में, अति विनम्रता के लिए ये जुमला भी बहुत प्रसिद्ध है। पहले आप कहते हैं कि एक बार स्टेशन पर इस विनम्रता के व्यवहार के चक्कर में दो सज्जन पुरुषों की रेल ही छूट गई। दोनों पहले आप चढ़े ही कहते रह गए। ये तो बड़ी रोचक घटना हुई। बिल्कुल। आप, जिसका आमतौर पर सम्मान के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। 您 先 सबसे पहले, 先 请 कृपया। 请 अब हम आज की पहली बातचीत सुने। 您先请 谢谢。先 सबसे पहले, 先 您先请 कृपया पहले आप खाइए। 您先请 तो जवाब में क्या कहें? हम कहते हैं 别这么客气। 别这么客气, इतना तकल्लुफ न कीजिए। तो आए बातचीत दो सुने। 你是客人，请坐这儿。हाँ, 别这么客气。 अच्छा, अभ्यास करें। 别 नहीं, ठीक है, 这么 इतना, 这么客气 तकल्लुफ। 客气，别这么客气 इतना तकल्लुफ न कीजिए। 别这么客气। पार्टी में शराब पीते समय कुछ लोग शुभकामनाएं भी देते हैं। हमारे सहयोग में सफलता मिलने के लिए चीयर्स चीनी भाषा में कैसे कहेंगे? चीनी भाषा में कहते हैं 为我们的合作成功干杯。为我们的合作成功干杯。也为我们的 हमारा 我们的合作 सहयोग 合作成功 सफलता 成功干杯 cheers 干杯。为我们的合作成功干杯 हमारे सहयोग में सफलता मिलने के लिए cheers 为我们的合作成功干杯。 अब हम आज की तीसरी बातचीत सुने। 为我们的合作成功干杯。为大家的身体健康干杯。 शारीरिक स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है। हम सबके स्वास्थ्य के लिए चीयर्स चीनी भाषा में कैसे कहेंगे?
चीनी भाषा में कहते हैं 为大家的身体健康干杯 为 के लिए 为 大家的 सबके 大家的 身体 शरीर 身体健康 स्वास्थ्य 健康干杯 cheers 干杯为大家的身体健康干杯为大家的身体健康干杯 अब हम बातचीत एक बार फिर सुने 为我们的合作成功干杯！为大家的身体健康干杯 पार्टी से रवाना होने से पहले धन्यवाद देने के लिए क्या कहना चाहिए 感谢你们的热情款待感谢你们的热情款待感谢 धन्यवाद देना आभार प्रकट करना 感谢你们的 आप लोगों का 你们的热情 जोश भरा 热情款待 अच्छा व्यवहार 款待感谢你们的热情款待感谢你们的热情款待 आपके जोश भरे व्यवहार के प्रति आभारी हैं अब हम आज की चौथी बातचीत सुने 时间不早了，我们该走了。感谢你们的热情款待。欢迎你们以后常来 अब आज की सारी बातचीत सुने बातचीत एक 您先请，谢谢 बातचीत दो 你是客人，请坐这儿。好别这么客气 बातचीत तीन 为我们的合作成功干杯！为大家的身体健康干杯 बातचीत चार 时间不早了，我们该走了。感谢你们的热情款待。欢迎你们以后常来 अच्छा दोस्तों नमस्कार नमस्कार सीजीटीएन हिंदी सेवा रोजाना 5 कार्यक्रम प्रसारित करती है। हमारा पहला कार्यक्रम भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक, दूसरा कार्यक्रम संध्या के 6:30 से 7:30 बजे तक, तीसरा कार्यक्रम रात के 8:30 से 9:30 बजे तक, चौथा कार्यक्रम रात के 9:30 से 10:30 बजे तक और पांचवा कार्यक्रम रात के 10:30 से 11:30 बजे तक प्रसारित होता है। कार्यक्रमों की मीटर बैंड इस प्रकार है: सुबह 8:30 से 9:30 बजे 13,720 किलोहर्ट्ज, शाम 6:30 से 7:30 बजे 9,635 किलोहर्ट्ज, रात 8:30 से 9:30 बजे तक 7,225 किलोहर्ट्ज, रात 9:30 से 10:30 बजे 7,395 किलोहर्ट्ज, रात 10:30 से 11:30 बजे 1,269 किलोहर्ट्ज। अब इंटरनेट पर सीजीटीएन की हिंदी वेबसाइट भी खुली हुई है। इसे देखने के लिए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है hindi.cgtn.com।